नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 10th पास किया है और 11th क्लास में आ चुके हैं। और इस बार जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा के 11th में एग्रीकल्चर साइंस है, हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, कृषि विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया। अब उनके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि हमको ये नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और जो स्कूल से बच्चे जा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, क्या होता है, कैसे क्या करना है, आगे की कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं ना बेटा, तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका आगे का रास्ता आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट गाइड के बारे में। आपको बताया जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, आगे आपको क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपके सामने अभी से लेके कॉलेज तक का रास्ता मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले समझो कि जो 10th के बाद एग्रीकल्चर लिया है, आप लोगों ने 10th का एग्रीकल्चर लिया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि सब्जेक्ट को लेके इसमें क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 10th क्लास में हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने थे, यहाँ पे हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बस क्या करना है, वो कंप्लीट वॉच करना है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट ओवरव्यू के बारे में, कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी हम आपको समझा देंगे, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आपको समझा देंगे। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। इसी को हॉर्टिकल्चर के नाम से भी जानते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर इसका पूरा नाम होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन क्या नाम से जानते हैं इसको? फसल उत्पादन के नाम से इसको जानते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के नाम से ही इस सब्जेक्ट को जब हम बोर्ड में भरते हैं तो या तो क्रॉप प्रोडक्शन या फिर हॉर्टिकल्चर के नाम से भरा जाता है। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट हमारा होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पशुपालन। क्या मतलब होता है इसका? पशुपालन। मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जानवरों के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसको हिंदी में पशुपालन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसका नाम होता है एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है, उसका नाम है पीसीएमबी। आप लोगों को सबर बना के रखना, इन सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, क्या इन सब्जेक्ट के अंदर होता है, 12th में क्या होने वाला है, सब कुछ मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। ठीक है, बस स्लाइड आने दीजिए और थोड़ा सा सबर बना के चलिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों से पीसीएमबी की, तो इसका नाम पीसीएमबी नहीं है, इसको हम बेसिक या नॉर्मल भाषा में पीसीएमबी बोलते हैं। इसका नाम होता है एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। ठीक है, इसको पीसीएमबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 5 चैप्टर फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 मैथ के और 5 बायो के सब्जेक्ट होते हैं। मतलब 5 चैप्टर के 20 चैप्टर होते हैं। 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 मैथ, 5 बायो। इसलिए इसका कॉमन नाम रख दिया पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि भैया बच्चों को इसी से लगता है थोड़ा सा डर, जबकि टफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ उनके अंदर लेवल कितना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जो हर सब्जेक्ट में रहती है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज हमारे यहाँ चलती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और पीसीएमबी ये हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। और 2 हमारे पास लैंग्वेज है, उनका नाम है हिंदी एंड इंग्लिश। ये 2 हमारी क्या होने वाली है? लैंग्वेज होने वाली है। और डोमेन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन होने वाला है? डोमेन सब्जेक्ट के अंदर ये तीनों होने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एंड पीसीएम। हिंदी मीडियम वालों के लिए इन्हीं का नाम बदल जाता है, फसल उत्पादन, पशुपालन और कृषि विज्ञान के मूल तत्व। बाकी अंतर कुछ भी नहीं है ना, सब्जेक्ट सेम रहता है। चलिए अब बात करते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, कि क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी होगी, क्या पढ़ना होता है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपको ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी आपको मिट्टी की जानकारी पढ़नी है, सॉइल क्या होती है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, है ना, इरिगेशन पढ़ना है आप लोगों को। इसके अलावा रबी खरीफ क्रॉप्स को बांटा डिवाइड किया है। इसके अलावा इसी को और
है ना, टाइम के हिसाब से बांटा है, एनुअल बाय एनुअल, ये मतलब मैंने आपको एक आइडिया दिया है। और इन्हीं 5 चीजों में आप लोग देखोगे तो आपका आधा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, बेस सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का। क्या सब्जेक्ट है? बेस सब्जेक्ट। इसी के नाम पर जो है एग्रीकल्चर का नाम एग्रीकल्चर रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये समझने की कोशिश करना कि क्रॉप प्रोडक्शन या फिर पशुपालन जैसे हम बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो या पीसीएमबी हो, इनसे हमको एक बात समझ में आती है कि एग्रीकल्चर एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारे साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं। क्रॉप भी साइंस का सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप एनिमल देखोगे तो वो लोग है ही आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी का ही ब्रांच है। ठीक है, देखिए जरा, अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री जैसे हम बोलते हैं पशुपालन, तो पशुपालन के हमको क्या पढ़ना है? डेयरी फार्मिंग पढ़नी है। डेयरी फार्मिंग मतलब डेयरी के बारे में, जैसे कि जो डेयरी फार्म लगाते हैं ना हम बड़े वाली, ये डेयरी फार्म को नहीं दुकान में जहाँ से हम दूध लेके आते हैं, नहीं, डेयरी पे जहाँ से दूध आ रहा है वो डेयरी फार्म, जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है वो वाले डेयरी फार्म, उसके बारे में पढ़ा जाता है। पोल्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है, पोल्ट्री मतलब मुर्गियों के बारे में, मुर्गी और अंडा इनके बारे में पढ़ा जाता है। फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ा जाता है। थोड़ा बहुत इसमें पिग पिग फार्मिंग के बारे में भी पढ़ा जाता है। बहुत इजी है एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आपको बता दूं, मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ हमारे यहाँ जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनका एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 100 में से 12th क्लास बोर्ड में 98, 97, 96 ऐसे नंबर आते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोर करके देते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है पीसीएमबी। पीसीएमबी का नाम मैं आपको बता दिया था। क्यों पीसीएमबी रखा गया है? क्योंकि इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इसलिए इसका नाम क्या है? पीसीएमबी है। और अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी आपको नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, पीएचडी किसको बोलते हैं, क्या होता है, आपको मिल जाएगा। चैनल पे जाके वीडियोस में चेक करिएगा, आपको पीएचडी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, कंप्लीट है। ठीक है ना, तो क्या होता है पीएचडी? अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का पीएचडी में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए 11th क्लास में इसको लाइट नहीं लेना है, बल्कि अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस है और साइंस में हमेशा कॉन्सेप्ट से ही पूरा काम हो रहा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास दोनों सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। आपको पता है हिंदी बहुत इजी होती है, स्कोरिंग होती है। इंग्लिश अगर बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप जो है फ्यूचर के लिए देखें तो इंग्लिश आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश को आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लेके अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश आप लोगों के बहुत काम में आने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिफिकल्टी लेवल कितना है, एवरी सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल कितना होने वाला है। तो मैं आपसे नॉर्मली बात करने वाला हूँ, मैं जी मानिए आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो ही मान के चलिएगा। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है तो इसको हम बिल्कुल इजी सब्जेक्ट में रखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एनिमल को हम रखेंगे वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, आसानी से समझ में आ जाता है और नॉर्मल सी चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। इसके अलावा पीसीएमई को हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर रखेंगे, थोड़ा मीडियम लेवल पर रखेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, साइंस होती है, और साइंस में भी स्पेशली केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत देता है, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर रहता क्या है, हालांकि मैथ में और केमिस्ट्री में आपके 10th के पढ़े हुए सब्जेक्ट ही आएंगे, ठीक है, वही वाले टॉपिक रहते हैं। फिर आपका हिंदी बहुत इजी लेवल है, इंग्लिश का भी बहुत इजी लेवल है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट की बात हो गई और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि लेवल कैसा रहेगा। तो बेसिक है और इजी लेवल है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो आगे अगर हम बात करें स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, बेटा, तो आप लोगों को समस्या आने वाली है बुक्स की, क्योंकि एग्रीकल्चर की कोई भी इंग्लिश मीडियम की बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है 11th क्लास के लिए। लेकिन अगर आप 12th क्लास के लिए अभी से इंग्लिश मीडियम की बुक खरीदना चाह रहे हैं तो आप एग्जाम साथी की जो हमारी बुक है, जिसको मैं अभी यहाँ पे बैनर के थ्रू लगा देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अमेजोन पे मिल जाती हैं, तो अमेजोन से आप अभी ऑर्डर कर लीजिए। इसी साल आप अगर उनको खरीद लेते हैं तो आप उनको थोड़ा पढ़ते रहिए, उनसे चीजें भी आपको मिलती रहेंगी। उनमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 12th के लिए वो अकेली बुक है इंग्लिश मीडियम के अंदर जो आपको उपलब्ध होने वाली है, और उनसे कुछ भी बाहर नहीं जाता है पेपर के अंदर। लेकिन 11th क्लास में आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप जहां भी पढ़ते हैं, अगर आप अशोकनगर में हैं
तो आप हमारे पास आ सकते हैं ऑफलाइन में, ठीक है। और बाई चांस अगर आप अशोकनगर के बाहर हैं, कहीं और पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि हम यूट्यूब पे भी आपको 11th की कुछ जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स के जो जितनी भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा देंगे। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से हैं, आपको अपने सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। चलिए, और मैं नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके पास इंग्लिश में कुछ और है नहीं। हिंदी मीडियम वालों के पास शिवलाल की बेस्ट बुक है, तो उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। फिर बात करेंगे हम डायग्राम्स की, तो वो डायग्राम्स आपको नोट्स के थ्रू ही बना लेने हैं। और एक बार ध्यान रखिए कि आप 11th को इतना लाइट ना लें जितना आप लोग जो है 11th को समझते हैं, क्योंकि 11th अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप लोगों को आगे जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम 12th क्लास में क्रिएट होने वाली है। लेकिन अगर आप 11th को अच्छे से पढ़ते हैं, उसका वीकली रिवीजन करते हैं, मंथली टेस्ट देते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अपने जो क्लास टीचर्स हैं स्कूल में या फिर आप जहाँ कोचिंग जाते हैं वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, उतना ही आप लोगों के लिए इनफ होने वाला है 11th क्लास में। बस उसका अच्छे से क्या करिए, रिवीजन करिए, तो आप लोगों का काम बन जाएगा। ये हमारी स्टडी की बात हो गई। मेन बच्चा क्या करता है, कॉमन मिस्टेक क्या करता है, सबसे बड़ा मिस्टेक जो है कि वो नोट्स नहीं बनाता। और 11th क्लास में आपके पास कुछ है नहीं है, तो लास्ट में जब आपके एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम, तब आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आपको ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है। रिवीजन को स्किप नहीं करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा पीसीएमबी, तो उस पीसीएमबी को क्या नहीं करना है, आप लोगों को इग्नोर नहीं करना, पीसीएमबी को पढ़ते रहना है, क्योंकि पीसीएमबी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो 12th क्लास में भी आपके रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है। चलिए आगे मैं अगर बात करूं तो जो आपका सफलता का राज है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो हिंदी जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो बच्चे बोलेंगे सर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन पे क्या करें। तो बेटा आप लोगों का पेपर भी पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही बनता है, क्योंकि प्राइवेट के जो टीचर्स होते हैं वो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही पेपर बना रहे होते हैं, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने से आइडिया लग जाता है, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूं, करियर स्कोप की बात करूं, तो आपने एग्रीकल्चर लेके कोई गलती तो नहीं कर दी है, बिल्कुल गलती नहीं की है बेटा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है तो इस पर पूरा भरोसा रखिए और इसमें अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप लोग बेस्ट एंड बेस्ट बनने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इनके इंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं, पीएटी है, आईसीआर है, या किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसको अगर आप दे देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने के बाद आपके पास क्या रहेगा, आपके पास 4 साल का बीएससी करने का मौका मिलेगा। आप 4 साल बीएससी करते हैं, उस 4 साल बीएससी में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में जितने भी एग्जाम जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं उनको निकालने के लिए भी बहुत अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे मैं एक और बात करूं कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो ओनली ऑन एग्रीकल्चर बीएससी वालों के लिए निकलती हैं, तो उनमें सिर्फ आप ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें कंपटीशन ना के बराबर होता है। इन जॉब के मुकाबले बताऊं मैं, जैसे अब नॉर्मल जो जॉब आती है हमारी जिसमें सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनमें आप भी कर सकते हैं, तो उनमें कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन जिनमें आप अकेले फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर बीएससी का स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है, उनके अंदर क्या होता है, कंपटीशन ना के बराबर होता है। और अगर आपने बीएससी अच्छे से किया है, 11 12 अच्छे से किया है, तो यही सारी चीजें आपको पेपर में देखने को मिलती हैं, तो आराम से पेपर निकल भी जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अशोकनगर से हैं, कहाँ से हैं, अशोकनगर से हैं या फिर आप गुना से हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अशोकनगर गुना शिवपुरी के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक सेंटर चलता है अशोकनगर के अंदर ऑफलाइन, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीईटी का बैच हमारा स्टार्ट है, चल रहा है अभी। आईसीआर का हमारा बैच चल रहा है, उसमें आप अभी से ज्वाइन कर लेते हैं 11th क्लास से, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये बेस्ट कोचिंग है एग्रीकल्चर में। और मैं जो है पिछले 3 साल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 3 सालों में हमने कई स्टूडेंट्स को जो है एग्रीकल्चर कॉलेज में पहुंचाया है। इसके अलावा हमने कई स्टूडेंट्स जो है 12th क्लास में उनको 90, 91, 94, 93 तक परसेंटेज दिलवाई है। और हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की परसेंटेज 80+ जाती है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप यहीं से हैं, लोकल से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमको ज्वाइन कर सकते हैं। गुना शिवपुरी से हैं तो आप अशोकनगर आना चाहते हैं तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, पीएटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसमें आपको 11th एंड 12th का फाउंडेशन बैच मिल जाता है। आईसीआर ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पीएटी, आईसीआर, 12th, इसके अलावा 11th का फाउंडेशन बैच मिल जाता है। इसमें हम सारी तैयारी आपको करवा के देते हैं। और बाई चांस अगर आप कहीं और हैं, आप अपना नहीं आ सकते हैं, तो आपके यहाँ पर जो भी कोचिंग है आप उसको ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप नहीं जाना चाहते हैं कोचिंग स्कूल से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और यूट्यूब पे हम आपको गाइड करते रहेंगे। उसके लिए आपको बस कमेंट में ये बताना है कि आप कहाँ से हैं, कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।